हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन मोशन भी इसे कह सकते हैं। हमने आपसे इनिशियल वेलोसिटी पर बात की हुई है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट द टाइम t इज इक्वल टू 0। इनिशियल वर्ड कहीं पर भी लगता है तो इसका मतलब होता है कि वहां पर टाइम को 0 कंसीडर किया गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट द टाइम 0। जब टाइम 0 माना जाता है उस समय हम वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कह देते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी दो चीजों पे ध्यान देना है। इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तो कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन। किसी भी मोशन को आप स्ट्रेट लाइन मोशन कहोगे अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल है या फिर इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंटी पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल किन के बीच है? ये इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच है। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन। वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, u 0 भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन को आप इस तरीके से पहचान सकते हो। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि स्ट्रेट लाइन मोशन 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है एंड 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। ठीक है, 1 डायमेंशन होने की कंडीशन क्या है कि ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वन डायमेंशनल होने की कंडीशन क्या है? ओनली 1 कोऑर्डिनेट x या y या z चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, 2 डायमेंशन होने की कंडीशन क्या है? 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज साइमल्टेनियसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और 3 डायमेंशन की कंडीशन क्या है कि ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज साइमल्टेनियसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन की कंडीशंस ये है। और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर पैरेलल एंटी पैरेलल है तो स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन 1 डायमेंशन मोशन में क्या होता है? केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है या फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है। ठीक है, प्लेन में भी स्ट्रेट पाथ पर चल सकता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स वाई कोऑर्डिनेट या वाई जेड कोऑर्डिनेट या जेड एक्स कोऑर्डिनेट ओनली चेंज हो रहे हैं, लेकिन चल वो स्ट्रेट पाथ पे रहा है। ठीक है, 3 डायमेंशन कब होगा? जब चले तो स्ट्रेट पाथ पर, यानी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल और एंटी पैरेलल, चले तो स्ट्रेट पाथ पर लेकिन कोऑर्डिनेट तीनों चेंज हो रहे हों। जब स्पेस में मोशन होता है इस तरह से, ऐसे एक ऑब्जेक्ट को ले जाइए। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन और 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन स्ट्रेट लाइन मोशन 3 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 1 डायमेंशन भी हो सकता है। और स्ट्रेट लाइन मोशन की कंडीशन ये है। सिंपल ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है तो उसे स्ट्रेट लाइन मोशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहां पर है काइनेमेटिक equations for straight line motion। स्ट्रेट लाइन मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 बेसिक इक्वेशंस हैं जिन्हें स्ट्रेट लाइन मोशन
के लिए यूज़ किया जाता है। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये 3 बेसिक इक्वेशंस होती हैं फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। देखिए ये इक्वेशंस तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए यूज ही की जाती हैं, साथ में जो बेसिक डेफिनेशंस थी, ठीक, जैसे वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया था dx अपॉन dt से, एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया था a इज इक्वल टू dv अपॉन dt या v dv अपॉन dx, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको यूज करने की कुछ कंडीशंस हैं। ये इक्वेशन तो है, इन्हें काइनेमेटिक इक्वेशन कहा जाता है, लेकिन इनको यूज करने की कुछ कंडीशंस रहती हैं। उन कंडीशंस पर हम अभी बात करेंगे। पहले इनको प्रूव करते हैं कि इनका प्रूफ किस तरह से किया जाता है, इनका डेरिवेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तीनों इक्वेशन को हम अलग अलग ड्राइव करेंगे। बताया मैंने आपको कि v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी और a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। ठीक है, अब फर्स्ट वाली इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस कंडीशन को लेकर चलते हैं। ठीक है, पहले कुछ बातें समझ लीजिए। यहां पर u क्या है, u इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट टाइम t। a यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन। a इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा, इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करने की पहली कंडीशन तो ये है कि इनका इस्तेमाल केवल स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि इनका यूज आप और केवल तभी कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो इनका इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो इन 3 इक्वेशंस का यूज करने की दूसरी कंडीशन है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन जो है वो मैं आपको भी बताऊंगा आगे। पहले इनको हम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम इस कंडीशन पे काम करेंगे। तो हमको मालूम है a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। साइड टर्म समझ गए ना, u वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, v वेलोसिटी एट टाइम t, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन, x s यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होने के लिए हमें कुछ कंडीशंस मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, मैं फिर डिस्कस करूंगा अभी आगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी 2 पोजीशंस का डिफरेंस x2 और x1। तो मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 टाइम पर पोजीशन x1 है और t इज इक्वल टू t टाइम पर पोजीशन x2 है। तो इन पोजीशंस का जो डिफरेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में यही कंडीशन थी। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए है। तो t1 टाइम 0 टाइम पर पोजीशन x1, t टाइम पे पोजीशन x2 और इनका डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बाकी सब हो चुका है। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो लिखेंगे a dv इज इक्वल टू a dt। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे, dv इज a कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन के बाहर ले आइए। अगर a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट तभी वैलिड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट क्या लेना है, तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर वेलोसिटी क्या है u, और t इज इक्वल टू t टाइम पर वेलोसिटी क्या है v। इस तरह से लिमिट ली जाती है। dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v u टू v, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t 0 टू t। ठीक है, अपर लिमिट माइनस, पहले v की वैल्यू अपर लिमिट माइनस v की वैल्यू लोअर लिमिट, तो v माइनस u a t माइनस 0, तो v माइनस u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा at, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at। इस तरह से हम फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को लेके चलेंगे, बहुत सिंपल सा। इंटीग्रेशन पे आपने काम किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अब सेकंड की बात करते हैं, इसको कैसे ड्राइव करेंगे। इसको ड्राइव करने के लिए हम कंडीशन नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए कैसे। तो सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। तो डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। अब v यहाँ पर टाइम का फंक्शन है, तो v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी। तो डी एक्स हो जाएगा यू डी टी प्लस ए टी डी टी। ठीक है, मल्टीप्लाई, सिंपल मैथमेटिक्स। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो dx इज इक्वल टू यू कांस्टेंट dt और a कांस्टेंट t dt। ठीक है, लिमिट लगा दीजिए, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, यहाँ टाइम की लिमिट है तो 0, और पोजीशन क्या बताई हमने आपको, x1। t टाइम पर पोजीशन क्या मानी, x2। dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट x1 टू x2, u dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 टू t, और t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू t। अपर लिमिट माइनस लो, x की वैल्यू x1 से लेकर x2 तक वेरी कर रही है, तो पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। तो x2 माइनस x1, u t माइनस 0 क्या हो जाएगा, t माइनस 0 प्लस a बाई 2 बाहर कर लीजिए, तो t स्क्वायर, t की लिमिट t रहेगी और फिर t की लिमिट 0। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हम यहाँ लिखते हैं, क्या आएगा, x2 माइनस x1 को क्या कहा हमने, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज s। t माइनस 0 t हो जाएगा तो ut, और यहाँ पर मिल जाएगा 1/2a t स्क्वायर। ये हमारे पास डेरिवेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन को हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है, अब थर्ड बात करेंगे। थर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है, इस वाले पार्ट का, a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस। इसको इस्तेमाल करने के लिए इतना ही ध्यान रखना है, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स और इंटीग्रेशन का रोल होता है। देखिए भाई, a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो वी डी वी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है डी एक्स। अब t इज इक्वल टू 0 टाइम पर पोजीशन क्या थी, x। देखिए पोजीशन का डिफरेंस, पोजीशन यहाँ पर लिखा हुआ dx क्या है, पोजीशन का डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस इन पोजीशन, डिफरेंशियल चेंज इन पोजीशन कह सकते हैं। तो dx जो है एक्चुअल में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, x1 से लेकर x2 तक। तो इनिशियल पोजीशन x1, फाइनल पोजीशन x2। t इज जो यहाँ पर वेरिएबल में होता है उसी की लिमिट यूज की जाती है। ऐसा नहीं यहाँ पर dx लिखा और टाइम की लिमिट यूज कर दीजिए। पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो उसकी ही लिमिट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो x1 टू x2, तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर पोजीशन x1 है, t टाइम पर पोजीशन x2 है। t इज इक्वल टू 0 टाइम पर स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है, u है, और t टाइम पर वेलोसिटी क्या है, v है। v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 u टू v, और a dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम x1 टू x2। अब वही काम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। पहले अपर लिमिट रखिए फिर लोअर लिमिट रखिए, साथ में माइनस साइन, ये रूल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कैसे कर रहे हैं, मैं सब कुछ रूल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यही रूल आपको समझने हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको भी इस्तेमाल करना है। x2 माइनस x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन हो जाता है। इस तरह से हम थर्ड इक्वेशन को ड्राइव कर लेते हैं। ये तीसरा भी ड्राइव हो गया। ये 3 बेसिक इक्वेशन होती हैं स्ट्रेट लाइन मोशन को एनालाइज कर, मतलब इनका इस्तेमाल केवल आपको स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ही करना है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि इन 3 इक्वेशंस का
जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ कंडीशंस हैं, जिनकी दो कंडीशन हमने आपको बता दी थी। ठीक है, दो कंडीशन बताई थी, कौन कौन सी? पहली बताई थी कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ही यूज हो सकती हैं, कहीं और इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरा, इन इक्वेशंस को आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो आपके पास ये तरीके हैं, तब आप फंडामेंटल चले जाएंगे। ठीक है, तीसरा काम जो क्या ध्यान रखना है वो होता है फ्रेम। एक्चुअल में क्या है, इन तीन इक्वेशंस में u, v, a एंड s, u, v, a एंड s, these are vectors और टाइम इज स्केलर। तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ अगर प्लस माइनस साइन है तो वो डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है। वेक्टर, कोई भी वेक्टर उठा लीजिए आप, वेक्टर क्वांटिटी के साथ अगर प्लस माइनस साइन है तो वो उसकी डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है। स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर प्लस माइनस का साइन है तो वो उसका कुछ स्पेसिफिक मीन होता है, जो आगे हम हर क्वांटिटी के साथ में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, कि वर्क है तो उसके साथ प्लस का मतलब माइनस का मतलब क्या हो सकता है। ठीक, इसी तरह से आगे फिजिकल क्वांटिटीज और आएंगी। फिलहाल हम सिर्फ बात करेंगे वेक्टर पर। तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ अगर प्लस माइनस साइन है तो दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन पर बात करता है। तो हमें इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, तो पहले तो ये देख लीजिए कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। दूसरा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। तीसरा, डायरेक्शनल फ्रेम डिसाइड करना पड़ता है। मान लो एक ये स्ट्रेट पाथ है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस स्ट्रेट पाथ पर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। स्ट्रेट पाथ है तो फैक्ट है स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। इस स्ट्रेट पाथ पर स्ट्रेट लाइन मोशन इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो फैक्ट है स्ट्रेट लाइन मोशन है तो लेफ्ट से राइट जा सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी आ सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब इस पर हमें इन तीन इक्वेशंस, किस तरह के मोशन के लिए हमें इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक फ्रेम तय कर लीजिए, राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव। ये फ्रेम सबसे पहला काम ये करिए। ठीक है, जनरली ये फ्रेम डिसाइड नहीं करते, क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, तभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, पहला काम तो ये फ्रेम डिसाइड करना होता है। ठीक है, आप राइटवर्ड को पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड को निगेटिव मान सकते हो, लेफ्टवर्ड को पॉजिटिव डायरेक्शन को पॉजिटिव और राइटवर्ड डायरेक्शन को आप निगेटिव मान सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफाई कर दिया गया है डायरेक्शन को, तब आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो अगर नहीं कहा गया तो आप इस तरह मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, अब मान लीजिए u, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि जो अननोन क्वांटिटीज होती हैं उनकी डायरेक्शन पर पहले से बात नहीं करते, फाइनल रिजल्ट में वो अपने आप डायरेक्शंस उनकी आ जाती हैं। आप पहले से ही उसकी डायरेक्शन एज्यूम कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो एज्यूम अननोन क्वांटिटी मतलब जिनके लिए आप कैलकुलेशन, मान लीजिए जैसे आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, अब v पता करना है, तो v अननोन हो गया। अब v अगर अननोन है तो अननोन की डायरेक्शन पहले से ही डिसाइड मत करिए, ये जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो अपने आप आपको बता देगा कि वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मान लीजिए u राइट वर्ड है, अगर u राइट वर्ड है तो राइट वर्ड में कौन साइन है, पॉजिटिव, तो ये प्लस साइन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। a भी राइट वर्ड है, एक्सेलरेशन a राइट वर्ड है, तो ये किस साइन के साथ यूज किया जाएगा, प्लस साइन के साथ यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन एज इट इज इस्तेमाल हो जाएगी। अब फाइनल जब v आएगा तो v का साइन आएगा, v साइन के साथ आएगा प्लस या माइनस। अगर v प्लस आया इसका मतलब वो राइट वर्ड है, v माइनस आया इसका मतलब वो लेफ्ट वर्ड है, यानी कि इस डायरेक्शन में है। इसको सॉल्व करेंगे u और a रखकर s। अब s यहाँ पर अननोन है, डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट जब फाइनल रिजल्ट में आएगा तो वो प्लस साइन के साथ रिजल्ट होगा या माइनस साइन के साथ रिजल्ट होगा। प्लस साइन के साथ रिजल्ट है तो राइट वर्ड, माइनस साइन के साथ रिजल्ट है तो डायरेक्शन उसकी यानी डिस्प्लेसमेंट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए u और a, u राइट वर्ड है, a लेफ्ट वर्ड है, तो a माइनस साइन के साथ। अब यही इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, v इज इक्वल टू u माइनस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, ये हो गई जाकर। ठीक है, अब मान लीजिए
इक्वेशन ये तीन ही है, इन तीन के सिवा चौथा कुछ इस्तेमाल ही नहीं करना है, ठीक है। u लेफ्ट वर्ड है तो निगेटिव साइन के साथ, और a राइट वर्ड है। अब यही इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, अब ये हो जाएंगी v इज इक्वल टू माइनस यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू का स्क्वायर प्लस 2s। अब वही इक्वेशन है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले फ्रेम डिसाइड कर लीजिए, फ्रेम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखिए, ठीक है। और डायरेक्शन मान लीजिए कहा जाए कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और डायरेक्शन क्या कह दी, लेफ्टवर्ड, जैसे ये केस आ गया तो u की वैल्यू आप -20 लिखोगे, ठीक है। कहा जाए एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन अगर मीटर पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और राइट वर्ड है तो ये +5 लिखा जाएगा। अगर उल्टा है, मान लीजिए ये राइट वर्ड है और ये लेफ्ट वर्ड है तो ये प्लस साइन के साथ +20 और ये -5 लिखा जाएगा। तो कुछ एडिशनल फॉर्मूले जनरेट नहीं करना है, हमारा पर्पस बहुत सारे फॉर्मूले बताने का नहीं है। हमारा पर्पस है कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, कैसे हम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा फॉर्मूले रट लेना भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है। बेसिक कंसेप्ट सीखिए और फिर फिजिक्स में प्रायोरिटी कंसेप्ट्स को दीजिए कि क्या कंसेप्ट लगना चाहिए, फिर उसके बाद सेकेंडरी होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले 3 ही है। एक काइनेमेटिक्स बहुत बड़ी है, पूरी काइनेमेटिक्स में ये 3 फॉर्मूले होती है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो, अदरवाइज इनका इस्तेमाल, कांस्टेंट नहीं तो इनका इस्तेमाल करिए, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक केस और आता है, एक आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन की जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई मूव करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करता है, यानी केवल उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो उसे कहा जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। यानी किसी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट होने लगे या कंसीडर कर लिया जाए तो उसे बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी है, एक तो मोशन अंडर ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसे बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी और साथ में स्ट्रेट लाइन मोशन की कंडीशन आ जाए, जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ से छोड़ दें, छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये सीधा नीचे जाएगा ऐसे। तो देखो एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा। अगर आप नीचे फेंकिए ऐसे सीधा, ऐसे ऐसे नहीं फेंकना, सीधे, तो जिस इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, और अंडर ग्रेविटी भी है। इस ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली फेंकिए ऐसे, ये ऐसे ऐसे नहीं, किसी डायरेक्शन में सीधा फेंकिए ऐसे। जब इसे आप इस तरह फेंकेंगे सीधा ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, यू स्पीड से, तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर हो गई, एक्सेलरेशन नीचे हो गया, ठीक है। तब u ऊपर हो गया, a नीचे, एंगल कितना हो गया दोनों के बीच का, 180। दिस इज द कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, तब भी ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो अंडर ग्रेविटी अगर मूव कर रहा है तो ग्रेविटेशनल मोशन अंडर ग्रेविटी कहा जाता है। स्ट्रेट लाइन मोशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए स्ट्रेट लाइन मोशन कहा जाता है, ठीक है। क्या इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करिए, तो यहाँ पे g क्या होता है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है वो ग्रेविटेशन में डिस्कस कर देंगे। ये हमारे पास आ गया। अब जब इस फॉर्मूले, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों में आप g की एक जगह पे g लिख दीजिए, खत्म हो गया, नए फॉर्मूले बन गए। तो फिर अलग से पढ़ना होता है, ठीक है। यहीं पे g कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट कर दीजिए, h कर दीजिए, नए फॉर्मूले तैयार हो गए, ठीक है। फ्रेम यहाँ पे भी डिसाइड करना है। अब पॉजिटिव निगेटिव, अपवर्ड को अगर पॉजिटिव मान लिया, डाउनवर्ड निगेटिव, तो एक्सेलरेशन हमेशा -g लिखा जाएगा। ये g ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड, g की डायरेक्शन इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब, वर्टिकल मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली मतलब परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस एंड डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। सिंपल से वर्ड है, सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल
और वर्टिकल, ये ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टुवर्ड सरफेस, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टुवर्ड सरफेस। जिस टेबल पे बैठ के आप पढ़ते हो उसका सरफेस हॉरिजॉन्टल होता है, उसके ऊपर एक पेन इस तरह कर दीजिए, ये वर्टिकल हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूले का क्या, अब मान लीजिए आपने क्या किया, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लिया, अपवर्ड को निगेटिव। अब दोनों पॉजिटिव मत मान लीजिएगा, अपवर्ड ऐसा नहीं हो सकता, एक डायरेक्शन पॉजिटिव दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जी, और ये अपवर्ड मान लो ऊपर फेंका है तो यू निगेटिव। तो यू जी एस और वी, यू जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनकी वैल्यूज जब भी लिखिएगा तो वो हमेशा फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये डायरेक्शनल फ्रेम के अकॉर्डिंग लिखिएगा कि आप क्या कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एक ही जगह डी लिख दीजिए, आपका काइनेमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन मोशन का कंसेप्ट खत्म हो गया। इतना ही है बस स्ट्रेट लाइन मोशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर हम कुछ एग्जांपल्स कराएंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, स्टेट किस तरह से इन इक्वेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ इन इक्वेशन को करना सिखाएंगे, इनका यूज करना हम सिखा चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, हमने इसका यूज करना सिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन 3 इक्वेशंस का यूज किस तरह से किया जाता है उससे कुछ एग्जांपल्स आपको कराएंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं रोकेंगे। थैंक्स।